हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट पहले पार्ट 1 देखिएगा, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, पार्ट 1 में हमने ये यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, ये सब हमारा हो गया था, यहाँ से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट्स, पानी में रहने वालों के जो हैबिटेट होते हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर, ये एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं ना, इसमें पानी होता है बेसिकली, तो इसमें जो जीव रहते हैं उनका ये एक्वाटिक हैबिटेट होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं यहाँ से, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हो, लिविंग इन अ हैबिटेट। ठीक है, वो हैबिटेट में रहते हैं। जो पानी वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। और जो हमारे लैंड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं वो उनके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट, वो उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया बेसिकली, आप नदी का बायोटिक कंपोनेंट में अगर आते हैं तो जो भी लिविंग चीज़ें नदी में रहती है वो। देन नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उस जगह में अगर कोई नदी है तो वो उसका अबायोटिक कंपोनेंट है, उसकी मिट्टी है उस जगह का अबायोटिक कंपोनेंट है। तो अगर आपसे बायोटिक अबायोटिक पूछा जाएगा कंपोनेंट, तो जो उस जगह पे लिविंग चीज़ें होंगी आप उन्हें बोलोगे बायोटिक कंपोनेंट है ये उस जगह के। जो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो आप बोलोगे कि वो अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? सनलाइट और हीट बायोटिक कंपोनेंट है या अबायोटिक कंपोनेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो, हम पता है कि कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम सीड्स। ठीक है, बीज से उगते हैं। सो लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स। तो चलो कुछ हम अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि वहाँ की मिट्टी हो गई है ना, पानी हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट्स पर देखें एंड द इफेक्ट ऑन सीड्स। देखेंगे कि उनका अबायोटिक कंपोनेंट्स का सीड की ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ता है ना, एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। ठीक है, यंग प्लांट बनते बनते सीड कैसे ग्रो करेगा अपने अबायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि यहाँ मिट्टी अच्छी है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे फसल अच्छी उगती है, मिट्टी खराब है फसल खराब होती है। तो मिट्टी क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट उस जगह का। ठीक है, चलो एक्टिविटी देखते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 की जो एक्टिविटी 5 है उसको आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, सोचिए उसके बारे में। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। तो हमने क्या बनाया था भाई? स्प्राउट्स बनाए थे चने और मूंग दाल के। व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट, जब सीड जो है वो टर्न हो जाती है किसमें? स्प्राउट में। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो हम क्या बोलते हैं भाई? सीड क्या हो गई है भाई? जर्मिनेट हो गई। जब उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं हम क्या बोलते हैं? ये जर्मिनेट हो गई है। और दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, प्लांट में नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। तो अब आपको क्या करना है? कुछ सूखे हुए मूंग के दाने लेने हैं। कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक। बाकी को क्या करना है? सोक कर देना है। देखो 20-30 दाने तो आपको एक साइड रखने हैं और बाकी को क्या करना है? सोक द रेस्ट, मतलब बाकियों को सोक कर देना है, भिगो के रख देना है। कहाँ पर भिगोना है भाई इनको? वाटर में, पानी में भिगो के रखना है फॉर अ डे। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। आपने क्या किया? आपने कुछ सीड्स लिए थे जिसमें से सूखे सीड्स कुछ आपने अलग कर दिए थे। ठीक है, अब जो भीगे हुए सीड्स हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, जो भीगे हुए हैं, केवल भीगे हुए वाले। ठीक है, कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। अब वो 4 पार्ट में से एक पार्ट को तो आपने क्या करना है? 3-4 दिन बिल्कुल पानी में भिगो के ही रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स। अभी आप अपने ड्राई सीड्स को टच नहीं कर रहे हैं, आपने ड्राई सीड्स अलग रखे हुए हैं और जो भीगे हुए थे उनके 4 पार्ट्स में से एक पार्ट 3-4 दिन के लिए भिगो के रखा था। एंड दोज मर्ज्ड इन वाटर, उन दोनों को ही हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अब बचे 3 पार्ट। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन आ सनी रूम। अब क्या करना है कि जो भीगे हुए बीज थे उसमें से एक पार्ट लेकर उसको सनी रूम में रखना है। सनी रूम मतलब क्या होता है भाई? धूप वाले कमरे में रखना है। अनदर इज़ कम्प्लीटली डार्क, और एक को बिल्कुल जो है वो डार्क रूम में रखना है। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं आएगी, लाइक आप किसी कबर्ड में रख दीजिए। एंड डज नॉट अलाउ एनी सनलाइट टू कम इन। और आपको ऐसा रखना है कि भाई उसमें बिल्कुल भी सनलाइट ना आए।
कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और लास्ट वाले पार्ट को आपको कैसे रखना है, बहुत ही ठंडे सराउंडिंग में रखना है, बिल्कुल ठंडी जगह पे रखना है, इन अ रेफ्रिजरेटर और आइस अराउंड दैम, ऐसी जगह कहीं रखना है। रिंस दैम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, उनको आपको रिंस कर देना है, मतलब कि आपको क्या करना है, पानी निकाल दो उनका और उनको कहाँ कहाँ क्या कर दो, रिप्लेस द वाटर एवरी डे, है ना, और पानी जो है उसका बदलते रहो, हर रोज़ बदलो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जो 3 दिन पानी में पड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जर्मिनेट हुए होंगे, जो कबर्ड के अंदर रखे हैं वो भी नहीं हुए होंगे, जो ड्राई सीड पड़े हुए हैं वो भी नहीं हुए होंगे। डू यू फाइंड स्लोअर और नो लॉन्गर जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या तुमने देखा कि कोई स्लो जर्मिनेट हो रहा है ना, या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो क्या अब तुम्हें समझ में आता है, अपनी पूरी एक्टिविटी आप ये करके देखना, ठीक है, फिर इसके रिजल्ट मुझे नीचे लिख के बताना कि इसका क्या आया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई आपने रियलाइज़ किया कि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गई, ये इंपॉर्टेंट हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कहते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन एवरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, हम पाते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वेरी कोल्ड यानी कि बहुत ठंडे में, एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स में, ठीक है। इजंट इट, ऐसा ही है ना। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, ये कैसे मैनेज करते हैं सर्वाइव करने के लिए। एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो एडेप्टेशन एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा वी ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड, बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं टू द क्लाइमेट के साथ, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि एडेप्टेशन का मतलब हो गया भाई क्लाइमेट के साथ अच्छे से अडेप्ट हो जाना, उसमें डल जाना। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, अब कोई एडेप्टेशन ये नहीं है कि भाई शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है, आदत पड़ते पड़ती है ना, वही वाली बात हो गई। बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, जो अबायोटिक फैक्टर्स हो गए ना, है ना, नॉन लिविंग वाले, जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स भी किसी भी रीजन के जो चेंज होते हैं वो भी धीरे धीरे ही होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस, क्या होगा अगर आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें, है ना, अपनी आदत बना ही नहीं पा रहे हो रहने की, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएंगे, एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और जो अडेप्ट कर पाएंगे खुद को वो सर्वाइव कर जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, डिफरेंट अबायोटिक फीचर्स उनमें होते हैं इन डिफरेंट वेज से। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स, इससे क्या हो जाता है कि वेराइटी बहुत बन जाती है ना। अब क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट होते हैं बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या किस चीज़ का रिजल्ट होता है, अबायोटिक फैक्टर्स का, है ना। कहीं की मिट्टी कैसी है, कहीं हवा कैसी है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, सब अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जीव जो है वो बहुत वैरायटी के बन जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, चलो कुछ हैबिटेट्स को देखते हैं, अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स, और इनके अबायोटिक फैक्टर्स को समझने का प्रयास करते हैं, एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट, और ये समझेंगे कि अडेप्टेशन, है ना, किस तरीके से वो आदी हो जाते हैं इसमें रहने के। 9.3 हमें क्या दे रखी है भाई, द जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, तो अब हम जर्नी करेंगे, कुछ अलग अलग हैबिटेट्स पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, तो डेजर्ट्स की बात करो। वी डिस्कस्ड द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट, हमने डिस्कस किया था अबायोटिक फैक्टर, लाइक डेजर्ट में रेत वगैरह होती है ना, मौसम गर्म होता है इस तरीके से, और हमने क्या देखा था, वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स, और हमने ये भी देखा था कि कैमल किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ रहने के ना आदी हो जाते हैं, अपने शरीर को उसी तरीके से ढाल लेते हैं, है ना। दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स, ठीक है। तो उन एनिमल्स के बारे में भी करना है कि व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, उन दूसरे एनिमल्स के बारे में भी और प्लांट्स के बारे में भी, दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, तो उनके बारे में भी हम कुछ सीखेंगे। भाई उनके बारे में क्या वो बोल रहे हैं, अपने कैमल के बारे में तो समझ लिया, लेकिन बाकी जो एनिमल्स जो इस तरह की सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उनके बारे में क्या, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशंस, क्या इनका जो एडेप्टेशन है वो सेम काइंड का है। तो देयर आर डेजर्ट एनिमल्स, भाई कहाँ क्या है, डेजर्ट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर डेजर्ट में, लाइक रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, इनके तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते कैमल की तरह, हमने बोला कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसकी वजह से वो रेत से अपनी बॉडी की हीट से बच पाता है, मतलब बॉडी तक हीट नहीं आने देता इतनी ज़्यादा। लेकिन रैट्स के, वो स्नेक्स के, इनके लॉन्ग लेग्स तो नहीं होते, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, तो फिर उनके बारे में क्या, तो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन ब्यूरो डीप इन द सैंड, क्या करते हैं अपना
गड्ढा खोद खोद के अंदर अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, होल मतलब बना लेते हैं एक तरीके से, उसमें जाके अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। अब रात को तो मौसम हमने बताया है आपको कि डेजर्ट में कैसा मौसम होता है, रात को ठंडा मौसम होता है, तो ये लोग रात के टाइम पे बाहर आते हैं, उतनी तेज हीट में ये बाहर ही नहीं आते। फिर व्हेन इट्स कूलर, रात को ठंडा होता है तो तब बाहर आते हैं। फिगर 9.5 शो करती है सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, ठीक है। 9.1 हमें दिखाती है कुछ टिपिकल प्लांट्स को जो ग्रो होते हैं डेजर्ट में। हाउ आर दीज अडेप्टेड इन डेजर्ट, तो किस तरीके से डेजर्ट में अडेप्ट हो जाते हैं, है ना, मतलब ये प्लांट्स जो हैं किस तरीके से वहाँ रहने के आदी हो जाते हैं। अभी नॉर्मल प्लांट आप लगा दो तो मर जाएगा, लेकिन ये वहाँ वाले जो प्लांट हैं ये अपने आप को आदी बना लेते हैं। एक्टिविटी है ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस, एक आपने पॉट में लगा हुआ कैक्टस का प्लांट लेना है, एंड अ लीफी प्लांट लेना है आपको, मतलब पत्तेदार पौधा लेना है टू अ क्लासरूम। टाई पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, ठीक है, तो दोनों प्लांट्स को क्या करना है, टाई पॉलीथीन बैग बांधना है। दो पौधे लेने हैं, एक लेना है कैक्टस और एक लेना है लीफी प्लांट, ठीक है, दोनों पे पॉलीथीन लगा देनी है। एज वी हैव डन इन एक्टिविटी 4, जैसा हमने एक्टिविटी 4 में किया था इन द चैप्टर 7 में, वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, हमने ट्रांसपिरेशन को पढ़ा था प्लांट्स में। ये देख रहे हो कैसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के ब्यूरो बना रखा है इन्होंने, ये यहाँ से ये यहाँ रहते हैं, तो ऊपर रेत है ना, ये देखो चूहा भी यहाँ रहता है अंदर घुस के, तो इसको यहाँ पे गर्मी नहीं लगती, फिर तो रात को जब ठंडा मौसम होता है ना बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये कैक्टस प्लांट वगैरह आपको दिखा रखा है। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन, ठीक है, धूप में छोड़ दीजिए, एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करना है। What do you see, आप क्या देखते हो, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलीथीन बैग्स। अब आप कुछ नोटिस करते हो कि जो कैक्टस प्लांट था और जो लीफी प्लांट था, दोनों का क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि पानी जो है पेड़ से जब बाहर निकलता है, उड़ता है, इवेपोरेट होता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आपने देखा है इसमें कुछ नोटिस किया, कुछ डिफरेंस क्या, तो डेजर्ट प्लांट्स करते हैं लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जैसे हमने ना कैमल का एग्जांपल पढ़ा था कि कैमल जो है वो यूरिन बहुत कम करता है, पसीना बहुत कम आता है, तो सर्वाइव कर लेता है। सेम एज कैक्टस प्लांट, वहाँ का प्लांट भी देखो, प्लांट भी पानी बहुत कम लूज़ करेगा, ठीक है, तो उसका ट्रांसपिरेशन में पानी बहुत कम लूज़ होगा। तो द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट। डेजर्ट प्लांट में या तो देखो वो कह रहे हैं कि या तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ही कम होगा, है ना, या फिर वो बोल रहे हैं कि लीव्स जो होती हैं डेजर्ट प्लांट की इधर एब्सेंट होती ही नहीं है, वेरी स्मॉल होती हैं, या फिर वो कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस होती हैं, कांटे के तरह होती हैं, और ये उन्हें मदद करती हैं कि वो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना हो, पत्तियों से पानी बहुत ज़्यादा ना निकल जाए, उड़ ना जाए। तो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, तो ये पानी का लॉस होने से बचाती हैं फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, ठीक है, तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना कैक्टस में, वो एक्चुअली उसका स्टेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद कर लेना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है कैक्टस में वो उसका स्टेम होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स। कैक्टस में फोटोसिंथेसिस स्टेम्स के द्वारा होता है, जो आपको पत्तियां सी देखने को लगती हैं, ठीक है। चलो आओ, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है इसकी, उसके ऊपर भी मोम जैसी एक लेयर लगी होती है, ठीक है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टाई, जो मदद करती है पानी को रोक के रखने के लिए। लाइक पानी उड़ेगा नहीं, है ना, मोम की एक लेयर लगी होगी तो उससे पानी बाहर उड़ेगा नहीं, ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स एंड गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। बहुत ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं बहुत ही डीप होती है, क्यों, क्योंकि पानी खोजती हुई नीचे 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 घूमती रहती हैं ये, ठीक है। अब माउंटेन रीजन्स पे आ जाओ। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। हमें पता है कि माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ हवादार होते हैं। इन सम एरियाज अगर हम बात करते हैं तो स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, है ना, तो कई जगह तो क्या होता है बर्फ़ पड़ जाती है विंटर में। तो देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। कहाँ पर, इन द माउंटेन रीजन्स में। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। तो जो 9.6 में आपको जो पौधे दिखा रखे हैं, ऐसे पौधे आपने देखे हुए हैं कभी, ये देखो चेक करो, आपने देखे हैं कभी इस तरह से पौधे, पूछ रहे हैं। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप किसी माउंटेन रीजन पे रहते हो और हैव लिस्टेड वन, ठीक है, तो यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। तो तुमने क्या देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐसे पेड़, है ना, इस तरह के, अगर तुम माउंटेन रीजन्स पे रहते हो,
ठीक है, या तुमने वहाँ विजिट किया है कभी। बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? क्या तुमने देखा नेचुरली इस तरह के पेड़ कहीं और रीजन्स पे उग जाते हो? नहीं, क्योंकि माउंटेन पे ही उगते हैं। वहीं के लिए एक तरीके से कहना चाहिए वहाँ वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो वहीं पर ही उगते हैं, हर जगह नहीं उग सकते। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये जो ट्रीज होते हैं ना, किस तरीके से अपनी आदत बना लेते हैं वहाँ रहने की, किस तरीके से वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, है ना, इस तरह की कंडीशंस में रहने के लिए। तो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ये जनरली ये पेड़ जो होते हैं कोन की शेप के होते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? स्लोपिंग, समझ लो इस तरह से कुछ इस तरीके के होते हैं नहीं पेड़। तो ये तो हो गई स्लोपी, और ऊपर से हो गया कोन का शेप, ठीक है। तो ऐसे द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, पत्तियाँ इनकी ना होती हैं बिल्कुल पतली पतली, ऐसा लगता है सुइयाँ हैं। तो दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं? जैसे सुई होती है। तो क्या होता है, बर्फ़ इन पे गिरती है और नीचे स्लाइड करके नीचे ज़मीन पे गिर जाती है बिल्कुल। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। तो कह रहे हैं कि पेड़ भी होते हैं जिनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट, ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी शेप बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम दीज, इस तरह से जो आपने अभी बताया। दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। भाई सारे ऐसे नहीं बोल रहे कि सुई के नोक वाले ही होंगे या बिल्कुल स्लोपी वाले ही होंगे, सारे ऐसे नहीं होते, थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन। जो उनको जो सर्वाइव करने के लिए माउंटेन्स पर जो उनका एडेप्टेशन है, एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से अपनी बॉडी को ढाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स, जानवर जो कि माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर, वो भी अपने आप को जो है वो ढाल लेते हैं, है ना, अडेप्ट कर लेते हैं इन कंडीशंस में रहने के लिए। दे हैव थिक स्किन, इनकी बहुत मोटी स्किन होती है, और फर होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो इन्हें ठंड से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल याक्स हो गए, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक के क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं जो उनको क्या रखता है? बिल्कुल वार्म रखता है, गर्म रखता है। अब स्नो लेपर्ड्स जो हैं हैज़ थिक फर। स्नो लेपर्ड्स के कैसे फर होते हैं? बहुत ही मोटे फर होते हैं ऑन इट्स बॉडी। ये देखो, देख रहे हो स्नो लेपर्ड, ये इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, ठीक है। तो दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड, जो ठंड है उससे बचाते हैं। व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, जब ये वॉक करते हैं स्नो पे। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स, जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत हूफ्स फॉर रनिंग अप, है ना। हूफ से नहीं, खुर, जो पैर के नाखून होते हैं ना ऐसे, वो उनकी बात चल रही है लगभग, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? आराम से रॉक पे, स्लोप्स में माउंटेन के जो है वो जा पाती है फॉर रनिंग अप, लाइक भाग पाती हैं, ठीक है। एज वी गो अप, जब हम और ऊपर जाते हैं इन माउंटेन्स रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स में, द सराउंडिंग्स चेंज, है ना, आसपास का वातावरण बदलता जाता है। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशंस, हम देखते हैं भाई अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स पे, ठीक है। तो मतलब वहाँ का सराउंडिंग बहुत ही डिफरेंट होता होगा ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो चलो आते हैं फिर आप ग्रासलैंड्स के बारे में। अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, हम सबको पता है भाई कि कहाँ रहता है लॉयन, जो होता है वो फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड में, ठीक है। एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, लॉयन बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। तो लॉयन क्या कर सकता है भाई? हंट कर सकता है, शिकार कर सकता है, किल कर सकता है मतलब मार सकता है एनिमल्स, जैसे कि डियर जैसे एनिमल को ये ना शिकार कर सकता है, उनको मार सकता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, हम सबको पता है कि लॉयन कैसे कलर का होता है भाई? लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन, ऑफ अ लायन एंड अ डियर, नीचे दे रखी होगी पिक्चर 9.8। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स? देखो आपको ये देखना है कि इनकी आंखें कौन सी जगह पर हैं, आंखें कैसी हैं इनकी, ठीक है। तो लायंस हैव, और आंखों पहले तो इनकी आंखें कहाँ पर हैं? फेस पे, अभी अभी चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा वो क्या बता रहे हैं, एक और फीचर बता रहे हैं कि लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज, जो पंजे होते हैं उसके वो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेग्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेग्स जो होते हैं वो जो क्लॉज होते हैं ना उसके, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? बहुत लॉन्ग होते हैं। दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है, वो अंदर की तरफ टोज की तरफ मुड़े हुए होते हैं। डू द फीचर्स ऑफ अ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे? क्या ये फीचर्स किसी तरह से मदद करते हैं? डेफिनेटली फीचर्स होते ही इसीलिए। देखो ये लाइन आपको दिखा रखा है, आपको डियर दिखा रखा है, ठीक है। डियर की आंखें देखो कैसे हैं, बहुत सब तरफ देख पाता है ये डियर। देखो लॉयन की बिल्कुल फ्रंट में आंखें हैं, ठीक है। सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड फैट एंड हंट्स फॉर प्रे। देखो जो लॉयन का जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो तो किस लिए मदद करता है कि वो हंटिंग कर पाए अपने प्रे, अपने शिकार को, है ना। प्रे किसे कहते हैं? एनिमल जिसे वो खाता है,
तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जब वो छिपता है कहीं जाके तो लाइट ब्राउन कलर में वो दिखाई नहीं पड़ेगा शिकार को आसानी से, इसलिए कहा जा रहा है कि वो उसकी मदद करता है उसका कलर, ठीक है। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ करता है टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो आंखें बिल्कुल उसकी फेस के बिल्कुल सामने लगी हुई होती हैं, फ्रंट में होती हैं उसकी आंखें बिल्कुल, तो वो क्या करती हैं उसको प्रे की यानी कि शिकार की लोकेशन पता करने में एकदम मदद करती हैं। अब आप डियर के बारे में पढ़ो। अब डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, है ना। तो जैसे अभी हमने लायन के बारे में पढ़ा, अब हम डियर के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर भी क्या है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, ठीक है। ये दूसरा एनिमल है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट वगैरह के प्रोडक्ट खाता है तो उनको चबाने के लिए जिसके दांत है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्टैम्स वगैरह होती है उसको चबा चबा के खा लेता है, च्यूई कर लेता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर्स। अब डियर को क्या है कि भाई उसको शेर खा जाएगा, उसका कोई भी ऐसा बड़ा जानवर चीता शेर उसको खा ना जाए तो वो प्रेडिएटर कहलाते हैं। प्रेडिएटर कौन है, शेर यहाँ पर, और प्रे कौन है, हिरन यहाँ पर। जो शिकार होता है वो प्रे है, जो शिकार करता है वो प्रेडिएटर है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अब उनको अपने प्रेडिएटर से क्या है भाई बचने के लिए उनकी प्रेजेंस को देखना पड़ता है ना, कि कहाँ पर कहीं है तो नहीं आसपास। तो डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर इन ऑर्डर टू रन अवे, भागने के लिए फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम द प्रे, है ना। और वो नहीं चाहते कि हम उनके शिकारी बन जाएं, शिकार बन जाए, बेसिकली शिकारी नहीं शिकार बन जाए। तो इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, लंबे लंबे उसके कान होते हैं टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडिएटर, ठीक है। तो कान क्यों लंबे लंबे होते हैं हिरन के, कि वो मूवमेंट सुन पाए कि आसपास कोई है तो नहीं, प्रेडिएटर वगैरह कोई है तो नहीं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, आँखें क्या होती है, हेड के साइड की तरफ होती हैं। तो वो किस चीज़ के लिए मदद करती हैं, अलाउ इट टू लुक एट ऑल डायरेक्शंस, सब तरफ देखना है उसको, सब डायरेक्शंस में देखना, चेक करना है कोई आ तो नहीं रहा उसको, फॉर एनी डेंजर, कोई खतरा तो नहीं, उसके लिए मदद करती हैं। द स्पीड ऑफ अ डियर हेल्प्स दैम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिएटर। और जो स्पीड होती है ना डियर की वो बहुत तेज़ भाग लेता है, क्यों इतना तेज़ भाग लेता है कि कई बार नहीं आता हाथ में शेर और चीते के। तो ये क्या है कि भाई उसकी स्पीड उसको बचा पाती है, ठीक है। तो उसके बड़े बड़े कान उसको आवाज़ सुनने में मदद करते हैं, उसकी साइड वाली आंखें देखने में मदद करती हैं, और मतलब कि भाई सब डायरेक्शंस में वो देख पाता है बेसिकली। और उसके जो पैर हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से भाग पाता है। सो देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लायन के। अ डियर और अनदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि भाई ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं अपने हैबिटेट में, जहाँ ये रह रहे होते हैं वहाँ पे ही रहने के आदी हो जाते हैं। सम एक्वाटिक हैबिटेट्स की बात करें आज, है ना। एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होता है भाई, जैसे ओशन हो गया, लेक हो गया, मतलब पानी वाले हैबिटेट, मानी जगह, तो पानी वाली जगहों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओशंस, वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, कि फिश अपने आप को कैसे अडेप्ट बना लेती है सी में रहने के लिए। उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना। उसके फ्लैट फिन्स होते हैं, उसकी जो टेल होती है वो डायरेक्शन बताने में उसको मदद करती है, उसके गिल्स उसको सांस लेने में मदद करते हैं। तो अडेप्ट कर लिया उसने, है ना, अपने आप को। तो मेनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। तो कह रहे हैं कि जो फिश होती है ना उसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे जानवर हैं उनके भी, जो पानी में रहने वाले हैं, उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं, है ना। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये याद रखना। टू हेल्प देम टू मूव इजीली, इससे क्या होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से पानी में अच्छे से मूव कर पाते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स, कुछ जो हैं वो सी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, ठीक है। सी एनिमल्स के नाम याद कर लो। विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, जिनकी ये स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो बहुत ओशन के अंदर गहराई में रहते हैं, नियर द सी बेड के पास, एंड कैच एनी प्रे, है ना, अपना शिकार पकड़ लेते हैं, दैट मूव्स टूवर्ड्स देम, जो भी उनकी तरफ आ रहा होता है। हाउ एवर फिर भी व्हेन दे मूव इन वाटर, जब वो पानी में मूव करते हैं, दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन, तो वो उस समय क्या करते हैं, होती नहीं है लेकिन उस समय अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं ये। तो दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो इनकी जो गिल्स होते हैं ना बॉडी में वो इनको बहुत मदद करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उससे सांस लेने के लिए। देयर आर सम सी एनिमल्स, कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, दैट डू नॉट हैव गिल्स, जिनके गिल्स भी नहीं होते, ठीक है। तो दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स या फिर ब्लो होल्स जो होते हैं इनके, उससे ये सांस ले पाते हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, तो ये ब्लो होल्स वगैरह कहाँ होते हैं, अपर पार्ट में होते हैं इनकी बॉडी के। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर, ये इन्हें मदद करती है हवा में सांस लेने के लिए। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, राइट, जब ये ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं ना, पानी में जब ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं तब ये ब्लो होल्स की मदद से सांस लेते हैं। दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, तब उस समय ये, ठीक है।
अब दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग, बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं कभी कभी, जैसे उछाल नहीं लगाते, ठीक है, जैसे आपने डॉल्फिन्स देखी होगी, तो वो डॉल्फिन्स कई बार क्या करती है, डॉल्फिन मछली है ये समझ लो, तो उछलती है बाहर को आती है, फिर अंदर पानी में घुस जाती है, फिर उछलती है बाहर आती है, नीचे घुस जाती है। इसके साथ यही है कि बाहर आती है ना तो सांस लेती है, फिर अंदर जाती है, फिर ऐसे ही सर्वाइव कर लेती है। तो दे कम आउट टू सरफेस फॉर सम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन? आपने देखी है कभी डॉल्फिन की इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कभी टेलीविजन प्रोग्राम्स में और फिल्म्स में, है ना, ऑन ओशन लाइव्स पे, ठीक है। आप चलो पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात करते हैं। तो हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? तुमने देखा कभी प्लांट्स जो ग्रो करते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में? पॉन्ड्स के तालाब वगैरह जो होते हैं, लेक झीलें होती हैं, ठीक है, रिवर में, एंड इवन सम ड्रेन्स, कुछ नाले नालियों में भी आपने देखा कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है। तो गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, आप किसी फील्ड ट्रिप पे जाइए टू अ नियर बाय पॉइंट, ठीक है, आसपास अपना कोई तालाब वगैरह है वहाँ जाइए इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ अ प्लांट्स। और देखो, कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं दैट आर सीन देयर, है ना, जो वहाँ दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टैम्स एंड रूट्स, सबको ऑब्जर्व करिए ऑफ दीज प्लांट्स के। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो तो बिल्कुल फिक्स होती हैं मिट्टी के अंदर, बिलो द वाटर, ठीक है। इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स क्या होता है, नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कह रहे हैं रूट्स जो होती हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है ना जड़ें क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती हैं और फिर प्लांट तक पहुंचा देती हैं, है ना, पानी से मिनरल को सोख लेती हैं और वो भी प्लांट तक पहुंचा देती हैं पूरा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हाउएवर फिर बीन एक्वाटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स आर मच रिड्यूस्ड, है ना, रूट्स बहुत रिड्यूस होती हैं, इन साइज में छोटी होती हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और उनका मेन काम क्या होता है कि वो प्लांट को ना होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे उस जगह पे, है ना, भागने ना दे इधर उधर प्लांट पे, नहीं एक्वाटिक प्लांट्स में भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साइज उनका रिड्यूस्ड होता है, और मेन फंक्शन एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है रूट का, कि वो उसको होल्ड करके रखे, ऐसा नहीं पानी में ही बह जाए एकदम पेड़। आगे आइए, द स्टैम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इनकी जो स्टैम्स होती है इस तरह के प्लांट्स की काफ़ी लॉन्ग होती है, होलो होती है, मतलब बीच में से खोखली होती है ना, और लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है, सो दैट द स्टैम्स ग्रोज अप द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। द स्टैम्स ग्रोज अप, ग्रो कर जाती है टू द सरफेस ऑफ वाटर, तक ऊपर तक आ जाती है, ऑफ वाटर वाइल जिस समय द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट करते हैं ना सरफेस पर उस समय। तो सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज, कुछ तो क्या होता है एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं सबमर्ज हो जाते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, जितने भी पार्ट होते हैं कुछ प्लांट्स के पानी के अंदर रहते हैं। एंड सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, और कुछ की तो कैसी होती हैं, वो बता रहे कि पत्तियाँ कैसी होती हैं, नैरो और थिन रिबन की तरह की पत्तियाँ होती हैं। तो दीज कैन बी बैंड इन फ्लावरिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, तो वो मुड़ सकती हैं, है ना, बहते हुए पानी में। तो इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, तो पत्तियां जो है काफ़ी डिवाइड रहती हैं थ्रू वाटर, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग। तो इस तरह से बनी होती है कि पानी ना निकल जाए उनमें से, उनको डैमेज ना करे। शेप ही ऐसी होती है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड्स, हम फ्रॉग्स को देखते हैं, मेंढक को भी यूजुअली कहाँ रहता है भाई, पॉन्ड में रहता है। तो फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इन साइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, है ना। तो फ्रॉग क्या कर सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पे भी मूव कर सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, पीछे के पैर उसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट हेल्प देम इन लिपिंग एंड कैचिंग। अब क्या करता है, उछाल मारता है और कैच कर लेता है अपना प्रे, अपना शिकार। तो इस तरह की उसकी बॉडी होती है कि वो आराम से शिकार कर पाए। दे हैव वेब्ड फीट, उसके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, और जो उसको मदद करते हैं स्विम करने में। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स, अब हमने यहाँ पर कुछ ही कॉमन एनिमल्स को डिस्कस किया, प्लांट्स को कंपेयर किया टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। बहुत वाइड वेराइटी रहती है अलग अलग हैबिटेट में। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस, तुमने नोटिस किया होगा द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू, भाई तुम्हारे आसपास भी तो बहुत वेराइटी के प्लांट्स होंगे ना, कुछ बिल्कुल अलग अलग। व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ herbarium as a part of the suggested activity in chapter 7, imagine karo the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब देखो चैप्टर कितना बड़ा, कितने पेजेस आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा रह गया अभी तो, इसको तो आगे वीडियो में ही कवर करना पड़ेगा, इतना सारा तो इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो 14 पेजेस तक है ये। 16 से तो फिर 15 16 हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी हम ना इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आगे जब वीडियो लेकर आऊँगी मैं तो उसमें आगे का पढ़ाऊँगी, ठीक है? वरना फिर बोर हो जाओगे एक ही वीडियो में इतना सारा देख के ना, फिर समझ भी नहीं आता कई बार। चलिए, तो यहाँ से हम लोग करेंगे अगले वीडियो में 9.4 से, ठीक है? तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।